हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट परीक्षा 2017 में जो सीडीपी के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से 15 तक के प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके आगे प्रश्न संख्या 16 से लेकर प्रश्न संख्या 30 तक के प्रश्नों पर हम अगली वीडियो में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। मतलब सीखने की ऐसी स्थिति, जैसे मान लो ये हमारे अधिगम का ग्राफ है, तो यहाँ तक हमने कुछ, इस पॉइंट तक हमने कुछ सीखा, फिर यहाँ से और इस पॉइंट तक हमारे जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें कोई उन्नति नहीं हो रही। इसके बाद में फिर उन्नति हुई, तो जो ये वाला इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सीखने का पठार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सीखने का पठार। और ऑप्शंस पे अगर हम विचार करें, सीखने का वक्र, तो आइए सीखने का जो वक्र है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो सीखने का वक्र है ये टोटल 4 प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं सीखने का वक्र। सीखने का वक्र, जो सीखने का वक्र टर्मिनोलॉजी है ये किसके द्वारा दिया गया, ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रयोग किया गया? तो ये प्रयोग किया गया है एबिंगहॉस के द्वारा। जो सीखने का वक्र है ये टोटल 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है सरल वक्र, दूसरा होता है उन्नतोदर वक्र, तीसरा होता है नतोदर वक्र, और चौथा होता है मिश्रित वक्र। तो ये टोटल 4 प्रकार के सीखने के वक्र होते हैं। सीखने के वक्र जो टर्मिनोलॉजी है इसका प्रयोग किया गया है एबिंगहॉस के द्वारा। जो सीखने का पठार है इस शब्द का भी प्रयोग एबिंगहॉस ने ही सीखने का पठार पद भी दिया है। सीखने का पठार ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये भी दिया गया है एबिंगहॉस के द्वारा। जो सरल वक्र होता है इसी को हम आदर्श वक्र भी कहते हैं। तो आइए अपने प्रश्न पे वापस आते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। ऑप्शन से मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, वास्तविक आयु इंटू मानसिक आयु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये जो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है ये दिया गया है टर्मन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक और गेस्टाल्ट। तो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया है। कोहलर के द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो कोहलर के द्वारा दिया गया है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। पावलोव के द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो पावलोव के द्वारा किया गया है अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन। ये जो गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में मुख्यतः नाम आता है कोहलर का। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा, और जो थॉर्नडाइक है ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। अब आइए हम थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौड़ नियम दिए हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए सीखने के 3 मुख्य नियम। सीखने के 3 मुख्य नियम ये किसके द्वारा दिए गए हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। सीखने के 5 गौड़ नियम ये किसके द्वारा दिए गए हैं? ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। सीखने के 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तो सीखने के 3 मुख्य नियम में सबसे पहले है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम, और 5 गौड़ नियम जो दिए गए हैं वे कौन कौन से हैं? 5 गौड़ नियम। आइए देखते हैं। सबसे पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक दशा का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सदृश्यता का नियम, और 5वां है साहचर्य का नियम। तो थॉर्नडाइक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थॉर्नडाइक ने ही दिया है
इसी को हम ट्राई एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। और थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं सीखने के और 5 गौड़ नियम दिए हैं। अब हम अपने प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ऑप्शन है 22, 23, 24 या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े 23 होते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या स्किनर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसी को हम नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन या इसी को हम स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। अगला प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो गाइस कोहलर ने, जो कोहलर हैं इन्होंने दिया है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है अधिगम से। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अधिगम। जो कोहलर हैं ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, जो कोहलर हैं वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पर किया था। कभी कभी प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि कोहलर ने किस पर अपना प्रयोग किया था, तो सुल्तान नामक वनमानुष पर, इसका नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ चौथा विकल्प, अधिगम का सिद्धांत। अगला है, बुद्धि का तरल और क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन हैं कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर। तो बुद्धि के तरल और क्रिस्टलीय प्रतिमान के जो संपादक हैं, जो प्रतिपादक हैं, वो हैं कैटल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन कैटल। इन्होंने क्रिस्टलीय प्रतिमान के अंतर्गत 2 प्रकार की बुद्धि बताई है, एक है तरल और एक है ठोस। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्देलन। उद्देलन का मतलब होता है कि जैसे विचार, बच्चे के अंदर विचार की बढ़ोतरी हो गई, कई प्रकार के विचार आ रहे हैं, तो शिक्षण में मानसिक उद्देलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। ऑप्शन समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी बच्चे के अंतर्गत मानसिक उद्देलन प्रतिमान, मतलब बहुत सारा विचार आ रहा है, किसी चीज़ को लेकर कई प्रकार के विचार आ रहे हैं, तो ये सब क्रिएटिविटी से संबंधित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है, गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। तो जो गोल्डमैन है ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है और इन्होंने बताया है कि व्यक्ति की संवेगात्मक बुद्धि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आईक्यू की तुलना में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है। ऑप्शन से अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। अब गाइस देखिए, जो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प है ये संबंधित हैं अधिगम स्थानांतरण से। स्थानांतरण। तो इसलिए ये वाले विकल्प हैं, पहला, दूसरा और चौथा, ये एक समान है। जो इनमें भिन्न है वो है तीसरा विकल्प। तो तीसरा ही ऑप्शन सही होगा, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। अब ये क्या होता है, जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है इसके प्रतिपादक हैं हल, क्लार्क हल। क्लार्क हल इसके प्रतिपादक हैं। इसी को हम प्रणोद या अंतर्नोद का सिद्धांत भी कहते हैं। जो क्लार्क हल है इन्होंने अभिप्रेरणा के, ये जो प्रणोद या अंतर्नोद का सिद्धांत या ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है ये भी अभिप्रेरणा से ही संबंधित सिद्धांत है। तो जो क्लार्क हल है इन्होंने अभिप्रेरणा सिद्धांत, अभिप्रेरणा के 4 मूल तत्व बताए हैं। इन्होंने 4 तत्व बताए हैं अभिप्रेरणा के। वे कौन कौन से हैं। सबसे पहली आवश्यकता, दूसरा प्रणोद या अंतर्नोद, तीसरा प्रोत्साहन,
और चौथा सबलीकरण। तो ये हमें याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर पूछा गया है गाइस। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमने अपने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन किया है। देखिए, एक है बेंजामिन ब्लूम। ब्लूम टैक्सोनॉमी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। ब्लूम ने क्या किया है? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है इन्होंने। अब शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करके इन्होंने 3 पद बताए हैं इसके। कौन कौन सा? सबसे पहला संज्ञानात्मक, इसके बाद में भावात्मक, और इसके बाद में फिर क्रियात्मक। अब इसमें यूपी टेट का जो सबसे फेवरेट है वो संज्ञानात्मक है। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। संज्ञानात्मक जो संप्रति है, इसके अंतर जो संज्ञानात्मक चरण है, इसके बारे में देखिए। संज्ञानात्मक के तहत इन्होंने 6 चरण बताए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला ज्ञान, इसके बाद में अवबोध, फिर इसके बाद में अनुप्रयोग, इसके बाद में फिर विश्लेषण, फिर इसके बाद में संश्लेषण, और फिर इसके बाद में मूल्यांकन। तो इसमें जो न्यूनतम स्तर है वो ज्ञान है, ये न्यूनतम स्तर है, और जो उच्चतम स्तर है वो है मूल्यांकन। तो आपके प्रश्न में पूछा गया है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है, तो क्या होगा? ज्ञान होगा। इस प्रश्न का पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह किसका उदाहरण होगा? क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं। देखिए, अगर बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है यानी कि छोटे स्तर से उच्च स्तर पर जा रहा है, इसका मतलब कि ऊर्ध्व अधिगम का अंतरण होगा। दूसरा विकल्प सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? पूछा है नहीं है। ऑप्शन से प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, विद्यालय का असहयोग। तो देखिए, जो प्रेरणा की सीमा है, शारीरिक सीमा है और ज्ञान की सीमा है, ये तीनों अधिगम के पठार के कारण हैं। जो नहीं है वो होगा विद्यालय का असहयोग। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, बहुत बार पूछी गई है परीक्षाओं में। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये गेट्स के द्वारा दिया गया, गेट्स व अन्य। अगला है, स्टैफोर्ड विनय परीक्षण मापन कहलाता है। ऑप्शन से व्यक्तित्व का, पढ़ने की क्षमता का, बुद्धि का, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टैफोर्ड विनय परीक्षण ये बुद्धि के मापन करता है। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा। तो गाइस, इस वीडियो में बस, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।